अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर। मैं हूं अली सरबर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 24 जनवरी को किसानों से ज़ारे यकजहती के लिए कॉल दे दी है। आज लाड़काना में एहतजाजी मुजाहरा किया, किसानों ने ट्रैक्टर लेकर निकले और वहां मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध हैं, उन्होंने कहा कि इस हुकूमत को हम उठाकर बाहर फेंक देंगे और उन्होंने दावा किया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान, और उन्होंने आज कहा कि हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो अपोजिशन नहीं है बल्कि महंगाई है। यानी शाह महमूद कुरैशी ने भी महंगाई को मुल्क के लिए चैलेंज करार दिया है, जबकि नून लीग ने 5.4% ग्रोथ रेट के लिए मुल्क को दिवालिया कर दिया। हमाद अदर साहब कह रहे हैं और हमारी 5.4 यानी 5.4% ग्रोथ में ज़र वादला के ज़खायर जो हैं वो बड़े हैं। इस गारमेंट को घर भेजने के लिए वज़ीर दाखिला शेख रशीद कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान को चाहिए कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी को भी इस्लामाबाद लेकर आएँ, अकेले मार्च न करें। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंध की, और सिंध में लाड़काना डिवीजन में एहतजाज हुआ और इसी पर हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर लाखों की तादाद में ट्रैक्टर ट्राली लेकर निकलेंगे लोग, जिनके बारे में कहा जा रहा है किसान बहुत परेशान है इस हुकूमत में, और यूरिया महंगा, खाद महंगा, होगा क्या? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि जी पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, 71% लोग देहात में आबाद हैं, और ज़राई मुल्क में होने के बावजूद भी अगर यूरिया का, खाद का मसला, और पाकिस्तान में हम जब कहते हैं कि जी गंदम का मसला है, यहाँ पर चीनी का ये मसला है, आटे का बहरान क्यों है, और ज़राई मुल्क होने के बावजूद भी, तो फिर बहुत सारे मसाइल और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे इंकशाफात सामने आते हैं। उसी पर हम बात करेंगे। आज जो एहतजाज हुआ इस पर हमारे नुमाइंदा स्टार न्यूज़ ज़ुबैर सुमरो साहब मौजूद हैं लाड़काना से, उनसे पूछेंगे आज का ये एहतजाज हुआ जो किसानों का, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं उनके पास। जी ज़ुबैर सुमरो साहब, आगाह कीजिएगा कि ये लाड़काना में किस जगह एहतजाज हुआ और पीपल्स पार्टी के कौन कौन से लीडरान वहां मौजूद थे? से मरी बाईपास रोड लाड़काना पर किसानों के हुकूक के लिए ट्रैक्टर ट्राली का इनकाद किया गया, जिसमें सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने भी शिरकत की। रैली में सूबाई वजीर नासिर शाह, MNA खुर्शीद अहमद जुनेजो, जमील अहमद सुमरो, बुरहान चांडियो, खैर मोहम्मद शेख, अनवर अली लोर, एजाज लगारी समेत सैकड़ों की तादाद में जियालों ने ट्रैक्टर ट्राली में आकर रैली में शिरकत की, जबकि लेडीज की विंग की अहदेदारान और कारकुनान खवातीन भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि जब से इमरान खान हुकूमत ने संभाली है तब से मुल्क के हालात दिन ब दिन खराब और आवाम गरीब होता जा रहा है, और कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त सस्ता मुल्क है। इस गूंगी बहरी हुकूमत को नींद से जगाना होगा। आज हजारों की तादाद में किसानों ने ट्रैक्टर ट्राली लेकर इस रैली में शिरकत करके अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद की। इस पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, इस पर ज़ुबैर सुमरो वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने भी खिताब किया, और उनकी खास आज के जो तकरीर जो की किसानों से उन्होंने क्या कहा, इस हवाले से थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि आज बिलावल भुट्टो ही सिर्फ हारी और किसानों के साथ खड़े हैं। इस नाल हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से ज़राअत भी तबाह होती जा रही है। आज किसानों की बड़ी तादाद ने जो शिरकत की है, इससे साबित होता है कि इस नाल हुकूमत से मसाइल हल नहीं हो रहे। नासिर शाह ने कहा कि पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी रखने वाला किसानों से आज नाइंसाफी हो रही है, और सदर जरदारी के दौर में गंदम एक्सपोर्ट हो रही थी और आज के अवाम रोडों पर निकले। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी मौजूद थे। उन्होंने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया और ज़राई मुल्क होने के बावजूद उन्होंने कहा कि ज़राई मुल्क होने के बावजूद चीनी बाहर से मंगवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले पानी नहीं था, अब खाद नहीं है। जमील सुमरो ने मजीद कहा है कि वजीर कहते हैं कि यूरिया अफगानिस्तान गया है और उसी वजीर ने 1.5 लाख खाद की बोरियां चोरी की हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि नालों को घर भेजना होगा तो बिलावल भुट्टो का साथ देना होगा। पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है वो किसान के हुकूक के लिए है।
अच्छा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पीटीआई के सीनियर रहनुमा उस्मा कारदार साहिबा मौजूद हैं, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तहसीन सईदा तहसीन आबदी साहिबा मौजूद। उस्मा कारदार साहिबा, जाहिर है एहतजाज हो रहा है मुसलसल, और आपकी गारमेंट के हवाले से पाकिस्तान ज़राई मुल्क, और इस ज़राई मुल्क में यूरिया और खाद का बहुत ज़्यादा इस वक्त शोर है, किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, पब्लिक तो आम लोगों की हम बात करें तो महंगाई से तो सभी परेशान है, लेकिन खाद का न मिलना, यूरिया का न मिलना, पानी का न मिलना, तो किसान कहाँ जाएगा? क्योंकि आपके गवर्नमेंट को 3.5 साल हो गए हैं, जो भी दावे वादे आपने किए थे, अब उसके लोग ज़ाहिर इंतजार कर करके थक गए हैं, बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। जिस तरह आज लाड़काना में एक बड़ा मुजाहिरा हुआ है, जिससे सिंध के वज़ीर आला ने भी खिताब किया, वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने भी खिताब किया। क्या कहेंगे कि इस पर कुछ वज़ीर आज़म साहब ने कुछ सोचा है, कोई उनकी टीम ने किस हवाले से कि किसानों को कुछ रिलीफ मिले? जी उस्मा कारदार साहिबा। तहसीन आबदी साहिबा, आप भी मौजूद हैं, आवाज आ रही है आपको? तहसीन आबदी साहिबा, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है आवाज। अच्छा तहसीन आबदी, आज जो किसान मार्च हुआ है एक, और उसके हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो ये भी कहा कि 24 जनवरी को भी किसानों से जारी यकजहती के लिए कॉल दे दी उन्होंने, और लाखों की तादाद में ट्रैक्टर्स पर किसान बाहर निकलेंगे, एहतजाजी रैली होगी और एहतजाजी मार्च होगा। जबकि आज एहतजाजी रैली थी जिसमें मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध है, उन्होंने खिताब किया और उन्होंने दावा ये किया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे और बहुत जल्द आप देखेंगे इस हुकूमत को उठाकर हम बाहर फेंक देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अली, जिस तरह से 3 साल में कोई भी सेक्टर हो, कोई भी तबका हो इस मुल्क का, कोई भी इदारा हो, कोई भी क्लास रखने वाला हो, कोई कहाँ पे किस नहज पे ये हुकूमत इस मुल्क को ले गई है कि कोई कोई एक आप क्लास बता दीजिए सिवाय इनकी काबीना की क्लास के कि जी वो खुशहाल हो, वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हो, उनके 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 बच्चे अच्छी तालीम पा रहे हो, इलाज अच्छे हो रहे हो। हर जगह पे आप जो है आपके फेलियर्स हैं, हर जगह पे आपने इस मुल्क के अवाम से अल्लाह जाने कौन सी दुश्मनी निकाली है। जहां आपने किसान लेडीज की बात की, देखिए पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, हमारी मुल्क की टोटल आमदनी का 70% जो है वो ज़राअत से आता है। लेकिन जब आप ज़राअत में ही किसानों के पास ना आप एक चीज़ तो होता है ना, आपने महंगी कर दी। पहले आपने जी उनका पानी रोक दिया कि वो आपने, वो एक अलग टॉपिक है कि आपने इंडस रिवर में किस तरह आपने जो है जो एक पूरा मुआहिदा हुआ था उसको सबूताज किया आपने कि जी पंजाब को पानी ज़्यादा मिलने की ज़रूरत है, सिंध को नहीं मिलना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे आपने चीज़ें महंगी तो की, लेकिन अब तो चीज़ें मिलना ही जो है वो नागुज़ीर हो चुका है कि हमारे आवाम के पास ना गैस है, ना खाने के लिए रोटी है हमारे पास, हमारे अच्छा तहसीन, बिल्कुल आज बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये तमाम चीजें भी हैं, इस पर भी बिल्कुल इस पर भी एहतजाज कर रहे हैं लोग। अच्छा, इसमें एक बड़ी अहम जो चीज़ है उस्मा साहिबा, ये कि ज़राअत के हवाले से, ज़राअत की तबाही, जाहिर है पाकिस्तान की तबाही होगी अगर इस पर तवज्जो नहीं दी गई। खाद दस्तयाब नहीं है, यूरिया दस्तयाब नहीं है, चले जी महंगे दामों मिलना भी एक जाहिर बड़ा इशू है, लेकिन ना मिलना सबसे बड़ा इशू है इस वक्त। इस पर क्या कहेंगी उस्मा साहिबा आप? बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। एक तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ जब ये इतनी दुख भरे लहजे से कहते हैं कि ज़राअत जो है वो बैकबोन है, 70% हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी है। भाई अगर इतनी आपको इतनी फिक्र थी ज़राअत की, तो आप जब लोग अपनी हुकूमतें छोड़ के गए हैं तो इसकी ग्रोथ जो थी 0% पे क्यों आपने छोड़ी? अब हम जब से आए हैं तो एग्रीकल्चर ग्रोथ जो सेक्टर में 2.5% है। तो हमने कोई तो ऐसे इकदाम लिए हैं जिससे किसान को भी संभाला मिला है, हमारी जो क्रॉप्स हैं वो भी बेहतर हुई हैं, बम्पर क्रॉप्स हमारी हुई हैं। और ये जो खाद और यूरिया की जो शॉर्टेज है ये गैस की वजह से गालिबन थोड़ी सी हुई है, लेकिन ये भी हम इंशाल्लाह ताला मैनेज कर रहे हैं और पूरा इदराक है हुकूमत को, और वो इसको इंशाल्लाह ताला अगले 1-2 हफ्ते में ये मामला जो है वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसमें उस्मा साहिबा एक बड़ी अहम बात ये है कि जब 2008 से 13 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, अब उनके इकदामात थे या कुदरती तौर पे आप कह लें, क्योंकि जाहिर है कुदरती तौर पे बार बार तो उस तरह नहीं होगा, उस दौर में रिकॉर्ड फसलें हुई थी जरदारी साहब के दौर में, अब उसको क्रेडिट दें या ना दें आप, तो जाहिर है आज पीपल्स पार्टी के लिए दावा करती है कि जी हमारे दौर में रिकॉर्ड फसलें हुई थी और किसान बड़ा खुशहाल था, तो उस पर क्या कहेंगी फिर आप? देखिए हमारी बम्पर क्रॉप्स की तो बात करें, हमारी जो है गंदम जो है, हमारा जो शुगर केन है,
हमारी किस तरह बात करें आप, ये देखें ना, शुगर माफिया, गंदम माफिया, आटा बाहर जा रहा है, गंदम बाहर जा रहा है, लोगों को ये तो चीनी देखो, महंगी मिल रही है, आटा ये महंगा तो मिल रहा है, तो उस पर क्या तारीफ करें? ये तो आपको पता है मुनाफाखोरी की जो कल्चर और जो जखीरा अंदोजी का कल्चर छोड़ के गए हैं, ये वो मुसीबतें जो है वो इस वक्त हमारे गले पड़ी हुई हैं। हर कोई जो है वो 2 पैसे ज्यादा कमाने की खातिर, उनको अवाम का कोई दुख दर्द नहीं होता, जखीरा अंदोजी कर लेते हैं। अब इनके देखे ना, गंदम चूहे खा गए, कोई समझ नहीं आई ये चूहे कहाँ से आए और क्या हुआ। और उन कराची में बल्कि रेट ज्यादा है, पंजाब से कराची में भी रेट ज्यादा है। दूसरा एक ये बड़ी अहम बात है कि आज जो वहाँ लाड़काना में जो एहतजाज हुआ, बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, वज़ीर बल्दियात भी थे, वज़ीर आला सिंध वहाँ मौजूद थे। अब उन्होंने कहा जी इस हुकूमत को हम उठाकर फेंक देंगे और अगले वज़ीर आज़म जो है मुल्क के, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब होंगे। देखिए, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो आपने 35 साल बारियां ले लेके तो आपने हुकूमत तो की है। आप चूंकि आप अवाम को डिलीवर नहीं कर पाए थे, इसीलिए इमरान खान आज प्राइम मिनिस्टर हैं और कोशिश वो पूरी कर रहे हैं कि आपने जो इदारे तबाह किए, जो सिस्टम तबाह किए, जो सारा जो हालात हमारे जो खराब हुए, उनको ठीक करने के लिए हमें टाइम लग रहा है। और मैं ये बिल्कुल हम मानते हैं कि हमारे पास अब 1.5 साल रह गया है और हमें भी डिलीवर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम डिलीवर नहीं करेंगे तो जाहिर है हमने वोट तो जाके अवाम से मांगना है और वो हमसे सवाल भी अच्छा, आप भी समझती हैं कि अभी 3.5 साल की कारकर्दगी, ये तो ठीक है आपको डिलीवर करना पड़ेगा, 1.5 साल आपके पास मौजूद है, लेकिन 3.5 साल में आपकी कारकर्दगी ऐसी नहीं है जिस पर अवाम के पास इस वक्त जाना पड़ जाए आपको? तो केपीके की मिसाल हमारे सामने, जब बल्दियाती इंतखाबात हुए और आपका क्या शुरू हुआ है, और कंटेनमेंट का इलेक्शन भी इसकी मिसाल है। तो आप मुझे ये बताएं ना, बाकी पार्टीज को तो आपने 35 साल दिए और आपने उनसे पूछ कुछ नहीं की। अब हम 3.5, हमारा तो 5 साल अभी टेन्योर भी पूरा नहीं हुआ, तो आपने हमें कटहरे में खड़ा कर दिया। नहीं, उन पर भी देखिए इस वक्त तो जाहिर हुकूमत में आप है, नहीं उस्मा साहिबा, नहीं ठीक है, आपके 5 साल, इसलिए मैंने कहा 5 साल तो जाहिर है आपका हक बनता है, अवाम ने वोट दिए हैं, 5 साल पूरे करें आप। लेकिन ये जाहिर इस वक्त आप गवर्नमेंट में हैं, तो अगर कोई अच्छा काम नहीं हो रहा तो तनकीद गवर्नमेंट पे करनी पड़ेगी ना, अब अपोजिशन पे तो नहीं कहेंगे आप। देखिए, आप जरूर तनकीद करें, लेकिन तनकीद बराए कंस्ट्रक्शन करें, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। आप हौसला रखिए, आप हौसला रखिए, आप गवर्नमेंट में हौसला रखिए। ये तो देखिए, इनसे पहले जो गवर्नमेंट थी उन पर जितनी तनकीद हुई, इतनी तनकीद का सामना आप लोगों को नहीं। चलिए इसमें भी बात करता हूँ। तहसीन आब्दी साहिबा ये बात कर रही है, उस्मा साहिबा यही बात कर रही है कि जी ये देख लीजिए, उन्होंने की बारियां लगी हुई थी, 35 साल आप लोगों ने मिलजुल की हुकूमत की है, अभी तो हमारे 3.5 साल हुए हैं और हमने डिलीवर करना है, 1.5 साल हमें मजीद बाकी है हमारे, अगर वो हमें मिलते हैं तो देख लीजिएगा और कारकर्दगी बहुत बेहतर होगी। अच्छा, 3.5 साल तक रोते रहे पिछली गवर्नमेंट का। भाई आपने क्या टॉय लिया था, आपने क्या लिया था? पाकिस्तान को ऐसा टॉय समझा था कि मिलेगा, खेलेंगे और जो पुराने जो कस्टमर होंगे उन पर इल्जाम डाल के चले जाएंगे जी कस्टमर ने यूज खराब किया था। भाई आप भी तो कुछ सोच के आए थे ना, सोची टीम थी खान साहब के पास, कॉम्पिटेंट लोग थे, मुल्क का नक्शा बदल रहे थे, कहाँ गए वो लोग? जमीन निकल गई, आसमान खा गया। सेकेंड मैडम ने जो स्टार्ट किया कि जी पिछली गवर्नमेंट जो है वो ज़राअत में 0 छोड़ के गई थी, तो इनको थोड़ा जो है होमवर्क इनको बेहतर करने की जरूरत है। जब हमारा टेन्योर था, जब जरदारी साहब की थी, तो उस वक्त जब हमें हुकूमत मिली थी तो हम गंदम इंपोर्ट करते थे। जब जरदारी साहब ने हुकूमत संभाली है, हम एक्सपोर्ट वाली पोजीशन पे आ गए थे, हमने मराद दी थी, किसान बहुत खुशहाल था। मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करें, तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड होती हैं। जैसे खान साहब हवाओं में तीर चलाते हैं ना, नेशनल टीवी पे आके हवाओं में तीर में बात नहीं होती है, आप फैक्ट्स के साथ बात कीजिए। 3.5 साल आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हर जगह आपको रिजेक्ट किया जा रहा है। केपी के इलेक्शन इसका सबूत है, बाई इलेक्शन सारे इसका सबूत है, कंटोनमेंट इलेक्शन इसका सबूत है। एक अवामी आपका क्या पैरामीटर्स होते हैं कि जी आपकी पसंदीदगी किस हद तक है? इन्होंने कहा कि जी खान साहब इस वजह से आए, जनाब आपको लाया गया, आपको किस तरह लाया गया? मतलब कहते हुए भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जो सेलेक्ट करने वाले, जो बिठाने वाले, वो भी परेशान है खान साहब की पॉलिसीज की वजह से, इनकी नाकामियों की वजह से। किसान दोस्त, इस पे तहसीन जो आप बात कर रही हैं, यही बात मैं करना चाह रहा हूँ उस्मा साहिब से भी, आपसे भी। तो इसका मतलब है एक तरफ तो हम कहते हैं जी अवाम दोस्त बजट या अवाम दोस्त हुकूमत, किसान दोस्त हुकूमत का पाकिस्तान में आएगी, क्योंकि ज़राई मुल्क है पाकिस्तान और 70% देहात में लोग रहते हैं। अगर देहात में रहने वाला हमारा किसान आज परेशान है यूरिया के लिए, खाद के लिए, और सिंध में देख लें कितना बड़ा एहतजाज हुआ है, तो ये तो बड़े अलार्मिंग सिचुएशन है। सेक्टर है जो परेशान नहीं है। अभी ये जो दोबारा से मिनी बजट लेके आए, उस पे असेंबली में डेस्क बजा रहे, मतलब शर्म का मकाम है। आप आवाम पे बोझ डालने जा रहे हैं, आपके चेहरे खिले चले जा रहे हैं, कौन सी कामयाबी हासिल कर
बेवकूफ बना रहे हैं, उनको महंगाई से मर रहे हैं लोग, बेरोजगारी से मर रहे हैं लोग, और आप खुश हो रहे हैं। तो जी जैसे बजा रहे हैं, आप कह रहे थे कि अपोजिशन हार गए, हम जीत गए, मतलब अवाम को हरा के आप अपनी जीत का तस्वुर कर रहे हैं। अच्छा, इसको आप समझते हैं कि अवाम की हार है? उस्मा साहिबा, अगर आप ये कहते हैं कि जी अपोजिशन हार गई और हम जीत गए, तो अपोजिशन का कहना है कि इसका मतलब ये कह रहे हैं आप कि अवाम हार गई और गवर्नमेंट जीत गई। एक तो मुझे समझ नहीं आती है कि जो आपके मेहमान हैं इनको बोलें कि जी क्यों इदारों को बीच में ये घसीटते हैं। ये हमें जो कहते हैं जी आप सिलेक्टेड थे, तो इसका मतलब सिंध में आप भी सिलेक्टेड थे, तो फिर प्रॉब्लम क्या है आपको? आप इसका मतलब है कि अवाम के मैंडेट में बिलीव ही नहीं करते, आप जमहूरियत पसंद है ही नहीं, कि आप बार बार ये कहते हैं कि जी ये तो डेमोक्रेसी के थ्रू नहीं आई, ये तो और तरीके से आए हैं। तो खुदा अपनी इदारों को अब आप बीच में लाना जो है ना वो छोड़ दें। अब देखें किसान, अच्छा, इदारों को, ये बात आपकी दुरुस्त है, ये उस्मा साहब ज़मीनी सवाल सुन लीजिए, ये बात आपकी दुरुस्त है कि इदारों को दरमियान में ना लाएं, लेकिन आपके अपने वजीर दाखिला जब ये कहेंगे कि जी हमारे सर पर जो हाथ मौजूद है वो अपोजिशन के सर पर नहीं आ सकता, इनके गले पे तो आ सकता है, तो ये कौन ला रहा है बीच में? अब मालूम नहीं जी, ये उन्होंने अवाम के हाथ की बात की होगी, हमारे सर पे तो अवाम का हाथ। तो फिर कैसे दावा कर सकते हैं? अगर अवाम का हाथ है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उनका हाथ इनके गिरबान पे आ सकता है, इनके सर पे नहीं? देखिए अवाम के हाथ इनके गलों तक पहुंचे हैं तो ये फारिग हुए हैं ना, अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। अगर इनके गलों पर हाथ पहुंचे हैं तो केपी में आप क्यों फारिग हो गए? अब देखें वहां पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि भाई हमारी तंजीमी तौर पे कमजोरियां थी, हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं करवा सके। आपको पता है कि जब एक ही बंदे को टिकट मिलता है ना, 5 को तो नहीं मिल सकते, अगर एक को दें और बाकी 4 भी खड़े हो जाएं तो वोट से पार्टी का डिवाइड हो जाता है। तो हमारी ये गलती है, हमने वो ठीक करनी पड़ेगी, इसीलिए तंजीमें तोड़ दी, खान साहब ने सारी पूरे मुल्क में तोड़ दी है पीटीआई की, और असर नौ तंजीम साजी हो रही है। तो फिर ये बातें तो आपको पता है कि खान साहब खुद भी उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है। अब देखें गन्ने किसान कार्ड जो है हमारी हुकूमत लेके आई है, और किसान और गन्ने की पहली दफा है कि 290 रुपए कीमत जो है वो किसान को हमने दिलवाई है। किसान जो है वो खुशहाल हो रहा है हमारे पाकिस्तान, खास तौर पर पंजाब में। इसके देखें ना यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रही है, आप इनसे पूछें कि ये क्यों अपने किसानों को नहीं पूछ रहे, क्यों सड़कों पे निकले हुए सारे? तो हम तो अपनी ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बहुत हम प्रमोट कर रहे हैं और बहुत हर तरीके से हम। अच्छा, ये अलार्मिंग है वैसे उस्मा साहिबा, ठीक है, मैं इनसे ही पूछता हूँ, लेकिन उस्मा साहब ये सवाल आपसे भी मैं करना चाहूंगा। अगर लाखों की तादाद में, जैसे 24 जनवरी को कॉल दे दी है बिलावल भुट्टो जरदारी ने किसानों के हवाले से, और इज़हार यकजहती के लिए कॉल दी है, लाखों की तादाद में ट्रैक्टर पर लोग निकलेंगे, किसान निकलेंगे, तो अलार्मिंग है आप लोगों के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले और एहतजाज करेंगे जी, और वो भी किसान ज़रे मुल्क में। देखिए बात सारी ये है कि ये पहले भी हमें कई दफा इन्होंने तारीखें दी हैं, और तारीख देने के बाद वो इनको मुंह की खानी पड़ती है। चले एक और तारीख दे दी है, आ जाएं, हम तो जमहूरी पार्टी है, आएंगे तो हम इनको, मतलब इस तरह के एहतजाज किसान करें, मजदूर करें, अवाम करें, आप ये कह रही है कि गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से? नहीं, ये किसान मजदूर तो इनके साथ खड़े ही नहीं ना कोई। अच्छा, ये इनके साथ तो आपको पता है कि ये इनकी ये जमींदार इनके और बड़े बड़े जो फ्यूडल लॉर्ड्स और इस तरह के लोग हैं, इनकी आपको पता है मरूसी सियासत तो सबको पता है। तो इनके साथ एक आम इंसान, एक मजदूर और किसान, ये भले से इनकी ख्वाहिश होगी कि वो इनके साथ खड़े हों। अब आए देखें, हम भी इधर ही हैं, आप भी इधर ही हैं, लेट्स सी कितने लोग इनके साथ लोग नहीं होंगे। ये तहसीन आफिस साहिबा ये कह रही है निकले बाहर, अच्छी बात है, लेकिन आपके साथ लोग होंगे नहीं, किसान नहीं होंगे, अवाम नहीं होंगे। अली मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मतलब मैम किस इल्यूजन में है ये, किसको बेवकूफ, आपको बना रही है, मुझे बना रही है, अवाम को बना रही है। इनके अपने एमएनए फ्लोर ऑफ द हाउस में क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं वो हमारे सामने है। केपी में इनके मिनिस्टर ने क्या स्टेटमेंट दिया कि जी महंगाई की वजह से, इनकी करप्शन की वजह से हम केपी के इलेक्शन हारे, वो इनको नजर नहीं आ रहा। अभी इनके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जवाद अहमद साहब ने, जो इनके ही एमएनए और उनके वफाकी वजीर पे इल्जाम लगाया कि जी इन्होंने अपनी जायदादें चंद 100 रुपए, मतलब कितनी 84 अरबपति बने बैठे हैं। मतलब इनके अपने लोग आके इनके जो है वो इनके खिलाफ बयानात दे रहे हैं। फिर ये बात कह रही है इदारों के, भाई इदारों को तो आपने बदनाम करके रख दिया है, इदारों को तो आपने यूज किया है, आपकी ना अहलियों ने जो है वो जो है दूसरे लोगों पे सवालात उठाए, उंगलियां उठाई है। तो इनकी हर जगह पे फेलियर है। फिर ये कहते हैं, मतलब आप बातें सुने जरा कि कौन सी धीमी बातें हो रही है कि किसान खुशहाल है।
یہاں کھانے کو نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کسان کارڈ دیا ہے ہم نے, کسان کارڈ سے بہت فائدے اٹھا رہے ہیں کسان. تو وہ چیزیں ہی نہیں ہے, اس کے پاس یوریا نہیں ہے, اس کے پاس ڈفرینٹ پانی نہیں ہے, اس کے پاس مطلب کھانے کے لیے چیری نہیں ہے, آٹا نہیں ہے, کہاں بھی کرائسس ہے. گیس نہیں ہے, مطلب ایک غریب آدمی کہ وہ ٹیکسز دے رہا ہے, وہ بلز دے رہا ہے, اس کے گھر میں گیس تک موجود نہیں ہے. کس طرح کے فیلئرز ہیں کہ ان کے اپنے وزراء, ان کی اپنی کابینہ میں لڑائیاں ہو رہی ہے کہ وہ پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ عمران خان سے سوال جواب کر رہے ہیں, وہ غصے میں اٹھ کے چلے گئے. اچھا, یہ تمام چیزیں فرسٹریشن ہے عظمیٰ صاحبہ, یہ جو بات کر رہی ہیں تحسین کہ آپ کے اپنے ظاہر وزیر مشیر اور عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں, ان کے سامنے اگر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم گیس نہیں آ رہی ہمارے گھروں میں, پانی نہیں ہے یا بجلی نہیں آ رہی, کس طرح ہم ووٹ لینے جائیں گے, ہم نے آپ کو وزیر اعظم بنایا ہے, تو لمحہ فکریہ ہونا چاہیے آپ کے لیے. دیکھیں ہر ایک کا رائٹ ہے. پرویز خٹک صاحب نے یہ سمجھا کہ ان کے صوبے میں گیس جو ہے وہ سی این جی کے جو پمپس تھے اب ان کو کھول دیا گیا ہے, 3 دن ہفتے میں ان کو کھول دیا گیا ہے. تو ظاہر ہے ہر حلقے میں اگر عوام کو جہاں جہاں بھی پرابلمز ہوں گے تو ہمارے جو ایم این ایز ہیں, ہماری اسی جماعت ہے کہ وہ یعنی کہ عوام جہاں جہاں پرابلمز ہوں گے وہاں کے آپ کے اپنے وزیر مشیر ایم این ایز عمران خان کے آ کر سامنے آ کر کہیں گے تو وہاں پر حالات بہتر کرنے کی یقین دہانی وزیر اعظم کرائیں گے. دیکھیں یہ جو گیس کے ہمیں ایشوز آ رہے ہیں یہ کیا ہمارے پیدا کرتے ہیں, یہ تو وہ پرابلم ہے جو یہ لوگ چھوڑ کے گئے. آپ ان سے پوچھیں نا کوئی انہوں نے اگر ڈیمز بنا دیے ہوتے تھوڑے 2-4 تو آج یہ ہماری انرجی کے کرائسس نہ ہم فیس کر رہے ہوتے کہ ہمیں گیس کی پائپ سے تو گیس سندھ میں پیدا ہوتی ہے زیادہ, اس کے باوجود سندھ کو بہت کم حصہ ملتا ہے. گیس جو ہے یہ ان کی کہاں پہ پیدا ہوتی ہے, یہ تو باہر سے ایل این جی ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے. سوئی گیس کی بات کر رہا ہوں, گیس کی بات کر رہا ہوں جو گھروں میں استعمال ہوتی ہے. ظاہر ایل این جی وغیرہ تو سارے وہ معاہدے ہیں جو نون لیگ نے کیے, لیکن آپ نے اس سے بھی زیادہ قیمت پر معاہدے کیے ہیں, جن کو آپ کہا جاتا تھا شاہد خاقان عباسی وغیرہ کو کہ بہت مہنگا معاہدہ کیا انہوں نے. دیکھیں نا یہ جو ڈسٹریبیوشن لائنز ہیں, نیٹ ورک جو ہے وہ اس میں اتنی خرابیاں ہیں, لیکیجز بھی ہوتی ہیں. اب ہم نے جو اب ایک لمیٹڈ ہمارے پاس سپلائی ہے نا, ہمارے پاس ان لمیٹڈ تو نہیں ہے, اسی لیے ہمیں باہر سے منگوانی پڑتی ہے, پھر انڈسٹریز کو بھی دینا پڑتا ہے. اور یہ اس میں لانگ ٹرم انتظام آپ نے, اس کا مطلب ہے عظمیٰ صاحبہ لانگ ٹرم انتظام کوئی نہیں کیا, اسی پہ گزارا کرنا پڑے گا کہ جی باہر سے کچھ منگا لیا اور تھوڑا گزارا کر لیا, اور لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے آپ کے پاس. لانگ ٹرم پالیسی انہوں نے کبھی بنائی ہو تو ہمیں آگے ہم نے انہیرٹ کی ہو نا. آپ بنا کے جا رہے ہیں آپ لوگ کہ آگے یہ لوگ اس کو کنٹینیو کریں گے. آپ دیکھیں جو پیپلز پارٹی نے آئی پی پیز کو کے ہاتھ ہمیں گروی رکھا ہوا ہے. سب سے مہنگی جو بجلی ہے فرنس آئل پہ وہ ان لوگوں نے ان کو یہاں پہ بنانے دی. ہم تو کیپیسٹی چارجز ہی نہیں دے پاتے ہیں ان کے آئی پی پیز کے. یہ سارا نظام یہ لانے والے ہیں, یہ ہم لوگ نہیں لے کے آئے. ہم اب اس سے ہم یہ چیلنج فیس کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے یہ مہنگی بجلی جو ہے چیلنج فیس کر رہے ہیں جی, کس طرح مہنگی بجلی کو مزید کس طرح چلایا جائے. لانگ ٹرم پالیسی کوئی نہیں ہے. چھوٹا سا بریک لے لیں, بریک کے بعد مزید بات کریں گے. اور بڑی اہم ایک نیوز ہے وہ یہ ہے جناب کہ اس گورنمنٹ نے یعنی کہ حماد اظہر صاحب فرما رہے ہیں کہ نون لیگ نے 5.4% گروتھ ریٹ کے لیے ملک کو دیوالیہ کر دیا تھا, جبکہ ہماری 5.4 گروتھ میں زرعی مبادلہ کے ذخائر بڑے ہیں, اور سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت مہنگائی ہے, اور یہ تسلیم کیا وزیر خارجہ نے بھی اس بات کو. اس پر مزید بات کریں گے, چھوٹے سے بریک کی بات کریں میں جائے گا. ایک بار پھر خوش آمدید. شاوند قریشی نے بھی مہنگائی کو حکومت کے لیے چیلنج قرار دے دیا ہے. ہمارے لیے چیلنج اپوزیشن نہیں ہے, مہنگائی ہے. جبکہ نون لیگ نے 5.4% گروتھ ریٹ کے لیے ملک کو دیوالیہ کر دیا تھا. حماد اظہر کا یہ کہنا ہے. نثار چیمہ صاحب نون لیگ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینیٹر کریم خواجہ صاحب پاکستان سوسائٹی, فاروق ڈاڑی صاحب بھی موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ماہر معیشت ہیں, عظمیٰ کاردار صاحب آپ بھی موجود ہیں. نثار چیمہ صاحب آپ کیا کہیں گے کہ نون لیگ نے 5.4% گروتھ ریٹ کے لیے ملک کو دیوالیہ کر دیا تھا, جبکہ اس وقت 5.3% گروتھ میں زرعی مبادلہ کے ذخائر بھی ہم نے بڑھا دیے ہیں, اور گروتھ ریٹ 5.3 اور 4 ہو چکا. دیکھیں بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب 18 کے الیکشن میں یہ ملک جو ہے بدقسمتی سے کھلاڑیوں اور اناڑیوں کے حوالے کر دیا گیا. اس وقت ہماری پوری اکانومی بڑی سٹیبل تھی, ہمارا اسٹاک ایکسچینج سٹیبل تھا, ہمارا پاکستانی کرنسی جو تھی پوری طرح سٹیبل تھی, ہمارے گیس پیٹرول بجلی کی قیمتیں سٹیبل تھیں, شائع خردنوش کی قیمتیں سٹیبل تھیں, جی ڈی پی گروتھ 5.8 پہ تھی, اور انفلیشن صرف 4 پہ تھی. اب 3 گنا ہو چکی, 3 گنا زیادہ کریں تو. یہ تو دیکھیں جتنے ہم نے قرضے لیے, ہم نے تو بڑے بڑے پروجیکٹ مکمل کیے, ہم نے موٹر ویز کے جال بچھا دیے, 11,000 میگا واٹ بجلی ایڈ کی نیشنل گریڈ میں, سی پیک کا تحفہ دیا, بے شمار بڑے بڑے پروجیکٹ
انہوں نے تو یہ کہ قرضے لینے کا بھی نیا ریکارڈ قائم کیا, اور یہ کہ اس میں اس سے کیا کیا ہے انہوں نے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو یہ اپنی نااہلی و بد نظامی کے جو ہے یہ اب ملبہ پچھلے حکومتوں پہ کب تک گراتے رہیں لیکن گے. میں سمجھتا ہوں کہ چیمہ صاحب میں تو لیکن حیران یہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کہ اچانک یہ گروتھ ریٹ جو ہے 5.3 پر آ گیا گورنمنٹ کا, کس طرح نہیں دیکھیں میری بات سنیں, ان کو مینج کیا دیکھیں سر؟ نہیں یہ ہمیں ان پہ جو ہے یہ ہم خوشی سے مارنا چاہتے اگر اعتبار ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ عام آدمی سے پوچھیں اس پہ کیا گزر رہی ہے. آپ دیکھیں تو صحیح, باہر نکل کے دیکھیں, اور ان سے میں کہتا ہوں کہ باہر نکل کے یہ خود دیکھیں کہ کہتی ہے بلکہ غائبانہ خلق کیا ہے. خدا, غائبانہ کیا بلکہ حاضرانہ کیا. اور یہ ہے کہ ان کو عوام کس نام سے یاد کر رہے ہیں. ہم تو زبان نہیں دہرا سکتے جو جس زبان سے یہ ان کو پکارتے ہیں, اور اس کے ان حکومت کو پوری ظاہر سرحد کو غصہ تو ہے. یاد کر رہے ہیں. سینیٹر کریم خواجہ صاحب آپ بھی کیا کہیں گے کہ اور گورنمنٹ نے تو صاف کہا ہے کہ جی سیمونت قریشی صاحب فرما رہے ہیں ہمارے لیے چیلنج اپوزیشن تو ہے ہی نہیں, اپوزیشن تو تتر بتر ہے, ہمارے لیے مہنگائی بڑا اس وقت مسئلہ ہے, اور 5.3 تک تو گروتھ ریٹ ہم لے آئے ہیں. میں دو باتوں میں کہوں گا. ایک تو شاہ محمد قریشی فارن منسٹر ہیں. کل آپ انٹرنیشنل میڈیا پر افغانستان کے جو طالبان ہیں, جو ان کے پروکسیز ہیں, جو ابھی اقتدار میں ہیں, جو کہ ایک دہشت گرد ہے, انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ایک پروکسی پرائم منسٹر ہے اور وہ سلیکٹڈ ہے, اور یہ ان سے اپنی حکومت نہیں چل رہی ہے, اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ افغانستان ہم میں اپنے بندے بھیجیں, تو یہ مائنڈ دے اون بزنس. یہ انٹرنیشنل میڈیا پر چل رہا ہے. جہاں تک شاہ محمد قریشی ہے, شاہ محمد قریشی گزرتی 6 مہینوں سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے. جس طرح وہ بیٹھ رہا ہے, جس طرح وہ بیہیو کر رہا ہے, جس طرح وہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے, فرسٹریشن کا شکار ہے. کیونکہ جنہوں نے پی ٹی آئی بنائی تھی انہوں نے کہا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد تمہیں ہم پرائم منسٹر کریں گے. تو ایک تو یہ فرسٹریشن ہے. دوسرا جو ہے اس نے پاکستان کو, شاہ محمود نے اتنا ڈیمیج پہنچایا ہے اپنے بیہیویئر, اپنے بیٹھنے کے انداز سے, کہ پاکستان بہت زیادہ آئسولیٹ ہو گیا ہے. تو مہنگائی کا جہاں تک تعلق ہے, اور 5.4 یہ غلط باتیں کر رہے ہیں, اور یہ جو ہے فائنینشلی بینکرپٹ ہو گئے, کرپل ہو گئے, زراعت میں بھی ہم پیچھے ہو گئے ہیں, دیگر شعبوں میں بھی ہم پیچھے ہو گئے. کی اسٹیٹمنٹ کی کوئی سگنیفیکینس نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں آپ. فاروق ڈاڑی صاحب آپ ماہر معیشت ہیں, تو سمجھ میں آ رہا ہے سر آپ کو کہ سر یہ 5.4 5.3 کے دعوے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے گروتھ ریٹ کے؟ جی دیکھیں, یہ گورنمنٹ کے بھی دعوے ہیں, اور بلومبرگ اور اکانومسٹ ہے انٹرنیشنل, یہ جو جریدے بھی ہیں, اور انہوں نے بھی اس چیز کو کنفرم کیا, اور ان کی بھی احساس ہے, یہ صرف پاکستان کے نہیں ہے. جب پاکستان کی پچھلے سال کووڈ کے دور میں ساری دنیا کی معیشت جب تباہ ہو رہی تھی, تو اس وقت پاکستان کا گروتھ ریٹ 3.9 تھا. اور یہ آپ انہی کے ڈاکٹر حفیظ پاشا, جن کا تعلق ایک زمانے میں مسلم لیگ نون سے ہی تھا, اور ان کی بیگم عائشہ جو ہے مسلم لیگ نون کی پنجاب کی وزیر خزانہ تھی. ڈاکٹر حفیظ پاشا نے بھی 3.9% کی گروتھ کو کنفرم کیا تھا. اور یہ جو 5.37 جو گروتھ ریٹ بتا رہے تھے, اس کی میں وجوہات بھی آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, گزشتہ سال ہماری ایکسپورٹ بڑی ہے, ہماری امپورٹ کم ہوئی ہے, ہماری ریمیٹنسز بڑی ہے, ایگریکلچر میں 3.1% گروتھ ہوئی ہے, اور ہماری سروس سیکٹر میں 4.92% گروتھ ہوئی ہے. اور جب اس وقت پاکستان کی تاریخ میں اگر سب سے زیادہ اگر گروتھ ریٹ بتایا جاتا تھا 2017 اور 2018 میں جو نواز شریف کے دور کا بتا رہے ہیں, تو اس وقت کا جو ڈیفیسٹ تھا وہ $20 بلین کا تھا. جبکہ اگر 5.37 کی گروتھ جی ڈی پی اگر یہ بتا رہے ہیں, تو اس میں صرف $2 بلین کا ڈیفیسٹ ہے. کہاں $20 بلین کا؟ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ جو نواز شریف کے جو فیگر تھے نا
یہ سارے مینیپولیٹڈ اور غلط تھے. آپ کے پچھلے آپ کا پروگرام تھا, کس کا پروگرام تھا جس میں آپ کا ہی تھا کیا, جس میں باجوہ صاحب تھے, وہ کہتے ہیں ہم خزانے میں 18 ارب ڈالر چھوڑ کے کہتے ہیں, او یار جاؤ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ اور کم از کم جھوٹ بولو تو سلیقے سے بولو, اتنا جھوٹ مت بولو. چیمہ صاحب بھی موجود ہیں. چیمہ صاحب یہ جو خزانے کی بات یہ کر رہے ہیں کہ کتنا مسلم نون چھوڑ کر گئی تھی, خزانہ خالی تھا, کچھ بھی نہیں ملا ہمیں تو, اور صفر سے شروع کرنا پڑا ہمیں تو. یہ فرمائیے, یہ ہمارے دوست ہمارے معاشیات ہیں جی. جی فاروق ڈاڈی صاحب. اچھا, میں تو حکومت سے پرزور یہ گزارش کروں گا کہ ان کی اس بات سے وہ فائدہ اٹھائیں اور ان کو شامل کریں اس سیٹ اپ میں. ان سے زیادہ اچھی وکالت نہیں, مجھے کوئی نہ حکومت میں شامل ہونا نہ کہیں بھی ہونا. میری بات جب آپ گفتگو فرما رہے تھے میں تو بیچ میں دخل نہیں دیا, یا مجھے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, آپ کی گفتگو خود سفارش ہے ماشاء اللہ. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ اس طرح کے اعداد و شمار جو ہے جعلی اعداد و شمار سے عوام کو پیٹ بھرے گا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس وقت ان کو تو سر روٹی چاہیے سستی, آٹا سستا چاہیے, چینی چاہیے, چاہیے, انہیں تو دال چاہیے, سبزیاں چاہیے. ان کو یہ سمجھائیں کہ جب کوئی اور بات کرے تو بیچ میں دخل نہ دے. میں کتنے تحمل سے میں ان کی بات کروں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ دیکھیں عوام کا پیٹ ان اعداد و شمار سے, جعلی اعداد و شمار سے نہیں بھرتا. عوام تو کہتے ہیں کہ اس طرح کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے جو ہیں, ابن مریم ہوا کرے کوئی, میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. آج عوام پہ کیا گزر رہی ہے آپ یہ آج دیکھیں, شاید خورد روز کی قیمتیں کہاں سے کہاں چلی گئی, بجلی گیس کے بل ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے, بچوں کی فیسیں لوگ نہیں ادا کر پا رہے, دوائیاں نہیں لے پا رہے. تو بات یہ ہے کہ یہ کس کی کون سی جی ڈی پی گروتھ کی بات کرتے ہیں. عوام کا جینا انہوں نے مشکل کر دیا ہے, کمر توڑ مہنگائی ہے, اور عام آدمی چھوڑے متوسط طبقے کے آدمی کے لیے گھر کا خرچہ چلانا ممکن نہیں رہا. اور یہ جو ہے اس طرح کی جعلی اعداد و شمار, یہ بلومبرگ میں یہ کہا, ورلڈ بینک نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. باہر نکل کے دیکھیں تو صحیح کہ عام آدمی کی زندگی میں بہتری کب آئے گی, اس پر صاحبہ یہی سوال ہے سب سے بڑا. علی بھائی اس کا جواب یہ ان لوگوں میں خود تھوڑا سا برداشت پیدا کرنا چاہیے. آپ کا جو اکنامک انالیسس پیش کیا ہے آپ کے مہمان نے, بہت زبردست تھا, اور بہت انہوں نے ریئلسٹک طریقے سے بتایا کہ کس طرح سے ہماری گروتھ ریٹ 5.37 پہ پہنچی ہے, کس طرح سے ہماری ایکسپورٹس جو ہے وہ بڑی ہیں, امپورٹس ہمارے نہیں. لیکن چیمہ صاحب ٹھیک ہے, لیکن چیمہ صاحب جو سوال اٹھا رہے ہیں اس کا بھی تو بتا دیں کہ آٹا, چینی, دال, سبزیاں یہ لوگوں کو سستی کب ملے گی عام لوگوں کو. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ لانگ ٹرم پلاننگ کبھی ہمارے ملک میں کی نہیں گئی. سبسڈیز کا لالی پاپ دے کے تو عوام کو ڈے ٹو ڈے جو ہے طریقے پہ اس کو زندہ رکھا جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو, اس کے لیے تھوڑا سا سیکریفائز کرنا پڑے گا. ایونچولی جب ہماری یہ ٹوٹیں گی, ہماری یہ جو ہمیں جو اتنے لون لینے پڑتے ہیں, ہمارا جو انٹرسٹ ہمیں ڈیٹ سروسنگ ہمیں کرنی پڑتی ہے, اس سے جب ہماری جان چھوٹے گی تو پھر خوشحالی جو ہے. اور ابھی بھی دیکھیں آپ تو جو جن چیزوں سے جان چھڑانے کی بات کر رہی ہیں, سروسز سیکٹر دیکھ لیں, اس میں 4.5 گروتھ سروسز سیکٹر میں ہماری. کووڈ کے دوران دنیا کی اکانومی جو ہے وہ رک گئی تھی, ہماری پھر بھی وہاں پہ 3.9% گروتھ رہی, اور پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا کہ کس طریقے سے ہم نے. اچھا جان چھڑانے کی بات تو اب یہ کہ نا اسلام آباد آ رہے ہیں وہ لوگ, اسلام آباد آ رہی ہے اپوزیشن. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی, سینیٹر کریم خواجہ صاحب کہہ دیا ہے 27 فروری کو نکلنا ہے انہوں نے اسلام آباد کی جانب, اور پی ڈی ایم والے بھی 23 مارچ کو ان کا بھی اسلام آباد پہنچنا ہے. گورنمنٹ کو انہوں نے کہا جی کھڑاک ہوگا اور گھر بھیجے بغیر واپس نہیں آئیں گے. ان کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے کریم خواجہ صاحب؟ جناب آپ میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں؟ جی سر, جی سر. تو پھر جو بیچ میں جو بول رہا ہے اس کو قابو رکھیں. جی آپ بولیے سر, کوئی نہیں بول رہا, آپ بولیے. کیونکہ میں نے ایٹیکیٹ سیکھے, ٹھیک ہے, تو وہ تو مجھے پتا ہے کہ سوڈو انٹلیکچوئل اوپر والے نے ہر جگہ بٹھایا ہوا ہے, جو کہ معیشت کی جان بھی نہیں رکھتے ہیں, کسی چیز کی بھی جان نہیں رکھتے ہیں, اور بیچ میں بولتے رہتے ہیں. جناب یہ کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کا کہ وہ جلسے نکالے, جلوس نکالے, لانگ مارچ کریں, اور ہم کانسٹیٹیوشن کے ودن رہیں گے پیپلز پارٹی.
कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन काम करने का हमारा कोई मूड नहीं है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा पड़ा है उस हिसाब से हम जाएंगे। जो भी वो उसमें टूल्स हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो हम बिल्कुल जा रहे हैं। और इसमें ये भी लगता है करीम ख्वाजा साहब आपको कि आप लोग पहुंचेंगे इस्लामाबाद बड़ा लाखों लोगों का समंदर लेकर, और फिर आपको लगता है वज़ीर आज़म साहब घबरा कर इस्तीफा दे देंगे? देखें, वो मैंने कहा ना कि मैंने जो स्टेटमेंट दी है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो तरीका है हम उसको फॉलो करेंगे। हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी डिरेल हो जाए, या कोई फॉक्सेस और वुल्फ्स आ जाएं, या उसके एजेंट जिस तरह आपके पास बैठे हैं वो आकर यहाँ बैठ जाएं। इस तरह नहीं हम चाहते हैं। हमारे पास एजेंट बैठे हैं नहीं, जाहिर है तुम्हारी मैशियत है, खैर वो उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें जाहिर है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा है कि भाई इस बार मैं आपको एहतजाज के जरिए इस गवर्नमेंट को घर भेज कर दिखाऊंगा। तो इसलिए लोग ज़ाहिर काफ़ी सवाल भी इसलिए कर रहे थे कि शायद कोई अगली प्लानिंग ऐसी है कि इस्लामाबाद जाके घेराव कर लिया जाएगा या धरना दिया जाएगा। नहीं, कोई गैर कानूनी जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो ब्रीच है हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है। बेनज़ीर का वक्त हो या नवाज शरीफ के खिलाफ जो हुआ था, उसमें भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन का वे अडॉप्ट की थी, और अभी भी हम इसी वे पर चलना चाहते हैं। चीमा साहब, आपके भी यही है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से 23 को इस्लामाबाद आप जाएंगे तो वहाँ आइन और कानून के तहत रहते हुए एहतजाज होगा, कोई इस तरह का इदारों पे हमलावर नहीं होंगे, कब्जा नहीं होगा इदारों पर? देखें, करीम ख्वाजा साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। हम देखें, जमहूरी लोग हैं, जमहूरी ज़राए इस्तेमाल करेंगे, जमहूरी तरीके इस्तेमाल करेंगे, कोई गैर आइनी तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने पीटीआई को थोड़े फॉलो करना है। हमने कोई कंटेनर पे चढ़ के गैस और बिजली की बिल नहीं जलाने, हमने कौम को सिविल नाफरमानी की कॉल नहीं देनी, हमने उनको ला कानूनियत पे नहीं उकसाना। हमने लोगों से ये नहीं कहना कि आप अपने पैसे जो है वो बैंकों के जरिए नहीं हुंडी के लिए भेजे। हमने ना पीटीवी पे हमला करना है और कब्जा करना है, ना ये है कि पार्लियामेंट हाउस पे हमला करना है, ना किसी और जगह पे हमला करना है, ना पुलिस पे हमले करने हैं। ये जो है, ये तो देखें इन्होंने जिस तरह का कल्चर इंट्रोड्यूस बदकिस्मती से कर दिया है, ये जिस तरह 126 दिन के धरने के दौरान जो कल्चर इन्होंने, और ये जो ये कि यंगस्टर्स को जिस तरह ये है कि देखें बदजुबानी और बदकलामी के जो दर्स दिए हैं, जो ट्रेनिंग की है, उसके जगह जगह पे उसके देखें उसके मुजाहरे हम देखते हैं। देखिए, बात ये है कि हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ना ये बतौर हुक्मरान कोई जो है इन्होंने कोई अच्छी हुकूमत की है, ना बतौर अपोजिशन इन्होंने कोई अच्छी अपोजिशन की है। बहुत ही ये नाकाबिले तकलीफ और नाकाबिले तारीफ, और ये है कि इस तरह की है कि ये हम इंशाल्लाह कभी उसको फॉलो नहीं करेंगे। हम जिस तरह मैंने कहा, कौम को ला कानूनी की दर्स नहीं देंगे, कौम को सिविल नाफरमानी की कॉल नहीं देंगे, गैस बिजली के बिल नहीं जलाएंगे, हमले नहीं करेंगे पीटीवी और पुलिस पे इस तरह के। तो हम इंशाल्लाह जमहूरी लोग हैं, जमहूरी तरीके इस्तेमाल करेंगे, आईनी तरीके इस्तेमाल करेंगे। इस जो है हुकूमत की शक्ल में इस अजाब से निजात दिलाने के लिए हम हर आईनी तरीका इस्तेमाल करेंगे। और जाके ज़ाहिर है सर, इसमें तो फिर उस्मा साहिबा परेशानी होनी चाहिए आपको, क्योंकि दोनों पार्टियां पाकिस्तान की बड़ी जमातें हैं और दोनों इस्लामाबाद की रुख करेंगी, लाखों लोग साथ होंगे इनके, ज़ाहिर सड़कें भी ब्लॉक होंगी, तमाम काम होंगे। फिर तो मेरा ख्याल इससे ज़्यादा दबाव क्या होगा इमरान खान साहब पर? फिर तो जिस तरह बोल रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के इस्तीफा लेके जाएंगे वो। देखिए, बात सारी ये है कि दो बातें हैं। नंबर वन, टू पार्टी सिस्टम में कभी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि एक थर्ड पावर फोर्स जो है वो उसके सामने आए। ये चूंकि इन दो स्टेटस को पार्टी की नाकामी थी कि प्राइम मिनिस्टर आज इमरान खान हैं। दूसरे, अगर इन्होंने डिलीवर किया होता तो इमरान खान का तो वजूद ही ना होता, फिर क्यों इमरान खान को लोग वोट दे के लाते? तो ये मामला तो तय हो गया कि लोगों ने इनको अब रिजेक्ट कर दिया है। दूसरे, जरूर आए, हम तो खुद देखना चाहते हैं कि इनमें कितना दमखम है। ये कई हमें डेट्स दे चुके हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो मेरे ख्याल में 10 डेटें तो मैं आपको गिनवा सकती हूँ। उसका बना क्या? आपस में ये इनका शिराजा बिखर गया, एक का मुंह इस तरफ है, दूसरे का मुंह इस तरफ है। तो लेट्स सी कि ये अब पंजाब में तो इनकी, आपको पता है कि जमानतें भी जब्त होती हैं इनके पास, तो अगर कोई अवाम इनके साथ होती तो इनकी कॉल पे निकलती कुछ इनके नहीं। लेकिन पंजाब में लास्ट जो इलेक्शन हुए कंटोनमेंट्स के, वहां तो जाहिर मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की है। नहीं, मैं दूसरी और जिमनी इलेक्शन में भी जाहिर नून लीग, जाहिर जिमनी इलेक्शन जितने भी हुए पाकिस्तान में 12 में से 10 तो अपोजिशन जीती है ना, 2 में सिर्फ गवर्नमेंट जीती है।
تو آپ دیکھیں نا، اب یہ باہر بیٹھ کے ووٹ کو عزت دے رہے ہیں، تو یہ تو مجھے اس کا مانترا ان کا سمجھ نہیں آتا ہے. ان کو چاہیے نا کہ ان کا لیڈر واپس آئے اور آ کے چیمہ صاحب کیوں واپس نہیں آ رہے؟ یہ بار بار عمران خان صاحب بھی پوچھ رہے ہیں اور عظما صاحبہ بھی. دیکھیے یہ بتائیے کہ جو عوام کے اب آپ نے مجھ سے سوال کیا تو اب مجھے موقع دیں. اب آپ نے سوال کیا تو ہماری کعب احترام بین کو خاموش کروائیے، میں مجھے بات کرنے دیں. جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ عوام کے ساتھ انہوں نے پچھلے 3.5 سال میں جو ظلم کیا ہے، مہنگائی اور بے روزگاری کی شکل میں، بدترین گورننس کی شکل میں، بد انظامی کی شکل میں، نالاکی کی شکل میں، اس کے نتائج پوری قوم بھگت رہی ہے. اور قوم نے ان کو جب بھی قوم کو موقع ملا انہوں نے بدلہ لینا ہے ووٹ کے ذریعے. دیکھ لیں خواہ جس طرح آپ نے فرمایا ضمنی الیکشن ہو یا یہ ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ کی الیکشن ہو یا کے پی بلدیاتی الیکشن ہو، کیا عوام نے ان کو بری طرح مسرت نہیں کیا؟ اور آئندہ الیکشن میں میری بات یاد رکھیے، جنرل الیکشن میں قوم نے پی ٹی آئی کو نشان عبرت بنا کے رکھ دینا ہے. میری بات یاد رکھیے، یہ ان کی پہلی بار بھی تھی اور آخری بار بھی ثابت ہوگی. پہلی اور آخری بار تھی اس گورنمنٹ کی جو بات کر رہے تھے نثار چیمہ صاحب. بہت شکریہ. سینیٹر کریم خواجہ صاحب، فاروق ڈھاڑی صاحب، عظما کاردار صاحبہ، تحسین عابدی، بہت شکریہ آپ کا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگر پروگرام تک کے لیے سرور میری ٹیم کو دیے اجازت، مرنے کے بعد.